चलिए, तो आज के लेक्चर में आपको दो कंडीशन के बारे में चर्चा करेंगे हम। एक कंडीशन है हमारी एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया और एक होती है एक्यूट सीरियस ओटाइटिस मीडिया। दोनों में अंतर क्या है? एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का मतलब ये है कि एक तरीके से इसमें सुपरेट मतलब कि कोई इन्फेक्शन इन्वॉल्व है बैक्टीरिया का, जबकि जो दूसरी कंडीशन है उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, खाली पानी ही जमा हो रहा है। जैसे कि उसमें खाली सीरियस जमा होगा, उसमें पस वगैरह, उसमें जाके मतलब पस तो नहीं, मतलब जैसे ट्रांसड्यूएट जमा होगा, उसमें कौन सा जमा होगा? हमारा एस्टूडेट जमा होगा इस तरीके से। तो ये बेसिक अंतर रहता है हमारे एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया और एक्यूट सीरियस ओटाइटिस मीडिया के बारे में। अदर नाम देखें तो एक्यूट सीरियस ओटाइटिस मीडिया को ग्लू एयर भी कह देते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो इसमें सिंपल सी बात है, कौन सा इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया ही पता होना चाहिए कौन सा है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का बैक्टीरिया जो होता है वो इन्वॉल्व रहता है एक तरीके से किसमें? एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में। ठीक है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है इसमें? जो हमें देखने को मिलता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने से क्या होगा? हमारी जो एक तरीके से यूस्टिक टू ब्लॉक हो जाएगी। ये यूस्टिक टू ब्लॉक हो जाएगी। यूस्टिक ट्यूब होने से क्या होगा कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा हमारे किसमें? इस तरीके से यूस्टिक में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा किसमें? मिडल ईयर में। तो नेगेटिव प्रेशर जब क्रिएट होगा मिडल ईयर में तो क्या होगा? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने से मिडल ईयर में जो है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड हो जाएगी। ये तो इसको जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्शन वाली जो होती है, इसको हम कहते हैं स्टेज 1, जिसमें कभी भी इन्फेक्शन हमारा अभी तक पहुंचा नहीं है, बस खाली यूस्टिक की ट्यूब है वो ब्लॉक हुई है, जिसके कारण नेगेटिव प्रेशर वाला एरिया क्रिएट हो गया हमारे मिड ब्रेन में, मिडल ईयर में। लेकिन उसके कारण क्या हुआ? टेम्परेरी मेम्ब्रेन का रिट्रैक्शन हो गया। क्या क्या चीज़ देख सकते हैं रिट्रैक्शन में? आपको मेलियस वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिल जाएंगे, इल्कस भी देखने को मिल सकती है। ये चीज़ें जो हमारी हुई स्टेज 1, जिसे स्टेज ऑफ ट्यूबवेल ब्लॉक भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? स्टेज ऑफ ट्यूबल ब्लॉक भी कह देते हैं ये। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड हो गई तो क्या होगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल रिट्रैक्टेड हो गई तो बात नहीं, लेकिन उसके बाद क्या कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा रिट्रैक्टेड होने लग जाएगी। क्यों रिट्रैक्टेड होने लग जाएगी? क्योंकि तो क्या है उसमें, उसके अलावा कहीं इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा इस तरीके से, ये चीज़ है ना। फिर क्या इन्फ्लामेशन हो जाता है इस तरीके से। इन्फ्लामेशन हो जाता है तो मिडल ईयर में, और क्या होता है ये बहुत ज़्यादा रिट्रैक्शन हो जाता है, हैवी रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इन्फ्लामेशन होने से क्या होगा? हमारे जो होती है ब्लड वेसल जो होती है एक तरीके से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो प्रोमिनेंट हो जाती है। ब्लड वेसल्स ऑन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कितने बिकम प्रोमिनेंट। तो प्रोमिनेंट हो गई, ब्लड वेसल की प्रोमिनेंट हो जाने से क्या होगा? एक तरीके से जो अपीयरेंस देखने को मिलेगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, उसे क्या बनेंगे? कार्टव्हील अपीयरेंस देखने को कहेंगे। इस तरीके से जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड हो रखी है तो अंदर की तरफ पुश हो रखी है, उससे अलावा जैसे ब्लड वेसल्स हमको देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से चलो दिखाए तो ये ब्लड वेसल्स हमको देखने को मिल जाएगी इस तरीके से। ये तो प्रोमिनेंट होती है, नॉर्मल ब्लड वेसल हमें नहीं दिखती टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब एग्जामिनेशन करते हैं, लेकिन इसमें हमको ब्लड वेसल दिखने लग जाएगी। तो इसलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक स्टेज का नाम क्या होगा? हमें कार्टव्हील अपीयरेंस, ये पूछ सकता है उससे, कार्टव्हील अपीयरेंस। ये तो ये कौन सी हो गई हमारी? स्टेज 2। स्टेज 2 में होता है ये काम, और इसको क्या कहते हैं? प्री सुपरेटिव स्टेज। मैंने इन्फ्लामेशन स्टार्ट हुआ, ऑर्गेनिज्म वगैरह जाना स्टार्ट हो गया अंदर, लेकिन जो क्या है हमारा मेन जो इन्फ्लामेशन प्लस एक्सीडेट कलेक्शन था वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है।
फिर क्या होता है अगली स्टेज में एक्सीडेट कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है हमारा। एक्सीडेट कलेक्शन जब मिडिल ईयर में होता है तो क्या होता है, जो हमारा एक तरीके से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वो बल्ज आउट हो जाती है, मतलब बाहर की तरफ खिसकेगी, एक तरीके से फ्लूइड ज़्यादा आ गया तो बल्ज आउट हुई, तो बल्ज आउट हो जाती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बल्ज आउट होने से क्या होगा, जो इस सीरीज स्टेज का नाम है खाली टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की बल्ज आउट होती है, तो पेन वगैरह ज़्यादा आने लग जाता है, पेन वगैरह ये चीज़। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बल्ज आउट वाली स्टेज जो होती है इसके लिए कहते हैं स्टेज 3 कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं एक तरीके से सुपरएटिव स्टेज कहते हैं। मतलब इसमें सबसे सीवियर लेवल का जो पेन होता है इस तरीके से इसी वजह से इसमें रहता है, सीवियर पेन जो होता है इस तरीके से वो इस स्टेज में देखने को मिलता है। पेन उसके अलावा डॉफनेस का लेवल ही बहुत हाई रहता है इसमें। जैसे पहली स्टेज बात करें तो उसमें डॉफनेस वगैरह का लेवल था उतना ज़्यादा था नहीं, जब माइल्ड लेवल का डॉफनेस था। जो इसमें एक तरीके से स्टेज 2 और 3 है उसमें सीवियर लेवल का उनको डॉफनेस देखने को मिलेगी। और ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, एक तरीके से ये तो होता है करेक्टरिस्टिक हो जाता है हाई ग्रेड फीवर, क्योंकि इसमें तरीके इन्फेक्शन हमारा प्रॉपर जगह बना चुका है कि इसमें मिडिल ईयर में तो हाई ग्रेड फीवर होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मान लेना। इसे कहते हैं सुपरएटिव स्टेज कहते हैं, इसमें हमारा प्रॉपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद क्या होगा, बल जब बाहर जाता 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 हमने अपनी तरफ से ट्रीटमेंट दिया नहीं, तो इस तरीके से जो मड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से बैक्टीरिया खुद रास्ता निकालेगा, जिसके कारण क्या होगा हमारा परफोरेशन हो जाएगा इस तरीके से, जिसके कारण क्या होता है इंक्रीज प्रेशर और किस हो रही है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन प्रेशर बढ़ा रहा है, फ्लूइड इकट्ठा होता जा रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिसके कारण क्या होता है हमारा इस तरीके से परफोरेशन हो जाता है, कहते हैं परफोरेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसके कारण क्या होता है हमें रिलीफ ऑफ सिम्टम ऑफ किससे पेन वाले सिम्टम जो होता है इस तरह से उनसे रिलीफ मिलता है ये। और उसके अलावा क्या है कि जो पस होती है इतनी परफोरेशन से क्या होता है पस जो होती है वो बाहर निकल जाती है, ये पस कम आउट, तो पल्स कम आउट को वाली जो होती है पस जो होती है, तो पल्स आउट कम वाली स्टेज को उसको क्या कहते हैं तरीके पल्सेटाइल ओटोरिया कह देते हैं। जिसे कहते हैं पस कम आउट हो जाती है, और ये कैसे पस कम आउट इन पल्सेटाइल फॉर्म, मतलब धीरे धीरे करके आती है पल्सेटाइल फॉर्म, तो इसे कहते हैं पल्सेटाइल ओटोरिया भी कहते हैं। एक तरीके से नाम लिखना है तो लाइट हाउस साइन, ये स्टेज आपको उसमें नहीं दिखेगी, टिम्पेनिक इमेजिंग में नहीं दिखेगी, ये चीज़ आपको याद रखेंगे। लाइट हाउस साउंड है पल्सेटाइल ओटोरिया किस में मिलता है हमको, स्टेज 4 में पहुँच गए हम, स्टेज 4 जिसका नाम था इसमें रिजोल्यूशन नहीं होता सारे सिम्टम का, तो जैसे कहते हैं रिजोल्यूशन स्टेज। इस प्रकार ये मैंने मेरे को रफ लेवल पे मैंने एक्सप्लेन कराया, सारी सारी स्टेज में को मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। ये सारी चीज़ों के लिए करेक्टर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की फंडिंग तो पता ही होनी चाहिए वो क्या क्या मिलती है। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें आपको रिटेडेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मिल रही थी, जो डॉफनेस होगा इतनी माइल्ड लेवल का होगा, और एक खाली बस ट्यूबवेल का ब्लॉकेज ही मिलता है हमको, कोई भी इन्फ्लामेशन वगैरह कुछ भी नहीं है मिलता है। स्टेज 2 जो होती है उसमें हमको हैवी लेवल इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, जिसके कारण हमको काफ़ी पेन वगैरह देखने को मिलेगा, पेन का ही इस तरीके से रहता है, इन्फ्लामेशन का ही लक्षण है इस तरीके से। जो पेन होना तो इसलिए पेन वगैरह काफ़ी देखने को मिलेगा, पहले की स्टेज में हमको पेन देखने को नहीं मिल रहा था, इसमें पेन देखने को मिलेगा काफ़ी। उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा हमको कार्डव्हील अपीयरेंस देखने को मिलेगी, ये कैरेक्टरिस्टिक है क्या देखने को मिलेगा, वो ब्लड वेसल्स है वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी। ये तीसरी स्टेज है उसमें क्या है कि रिट्रेक्शन नहीं मिलेगा, बल्जिंग मिलेगी बाहर की तरफ, और हमारा क्या है बैक्टीरिया जो है एक तरीके से घर बना लेगा प्रॉपर एक तरीके से मिडिल ईयर में, जिसके कारण क्या है कि हमको जो फीवर जो है एक तरीके से जो कि बैक्टीरिया की स्पेसिफिकनेस रहती है, हाई ग्रेड फीवर है, मतलब जैसे फीवर तो इन्फ्लामेशन में भी मिलता है हमको, लेकिन जो हाई ग्रेड फीवर है एक तरीके से वो इसी स्टेज में देखने में मिलेगा ये। और लास्ट रिजोल्यूशन था, रिजोल्यूशन का मतलब कि प्रोपोर्शन हो गया, सारी चीज़ें निकल गई और वो हमें देखने मिल रही है इस तरीके से। ये मैनेजमेंट की बात करें चलो, मैनेजमेंट में कौन सी ड्रग्स होंगे,
तो एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन देंगे क्यों? कि हमको सीडो एडी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का ट्रीटमेंट करना है। तो एम्पिसिलिन और कहते हैं एमोक्सिसिलिन, ये क्या होती है? एंटी सीडोमोनल एंटीबॉडी है। कितने तक देखेंगे? फॉर 10 डेज तक देखेंगे। मतलब 10 डेज तक हम क्या कि खाली मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उसका कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट वगैरह कुछ भी किया नहीं जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या कि तरीके से, जब मेरा प्रयास किया जाता है कि वो अपनी तरफ से रिकवर कर जाए एंटीबायोटिक से ही। ये उसके अलावा क्या दे सकते हैं? नेजल डिसकंजेस्टेंट दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं नेजल कंजेस्टेंट? ताकि क्या इस तरीके से जो ट्यूबवेल जो है यूस्ट्री की ट्यूब खुल जाए, क्योंकि नेजल में भी तो दिक्कत है ना। कोई मेन तो काम इसका जुकाम करना ही है हमारा, इस तरीके से निमोनिया का। मैं जुकाम करना भी नहीं, मतलब इस तरीके से लंग्स में इस तरीके से कंसोलिडेशन करना काम होता है। तो ये चीज़ें तो नेजल डिकंजेस्टेंट भी दे सकते हैं। और लास्ट वाली जो चीज़ आती है वो आती है मेरिंगोटमी। मेरिंगोटमी क्या करते हैं? तो इसमें ये ध्यान रखना कि यदि ये सीवियर जो पेन है इस तरीके से 12 वीक से ज़्यादा चल जाए, ये 12 वीक से ज़्यादा हो, और उसके अलावा ये चीज़ है एक तरीके से हमने एंटीबायोटिक दी इस तरीके से, वो तब भी रिजोल्यूशन नहीं हुआ। और उसके अलावा क्या कि इस तरीके से इंडिकेशन बता देता हूँ। इंडिकेशन क्या रहते थे? यदि हमको फेशियल नर्व की पॉलिसी देखने को मिल रही है, तब हम करेंगे। कोई पेशेंट ना भी मिडिल ईयर से जुड़ी हुई है इस तरीके से, उसमें दबाव बढ़ गया था तो हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अचानक। और उसके अलावा क्या है कि तरीके से हमें एंटीबायोटिक से रिलीफ नहीं मिला, नो रिलीफ फ्रॉम एंटीबायोटिक्स। मतलब ये कि 10 दिन तक उसको वैसे ट्रीटमेंट दी, 10 दिन में भी रिलीफ नहीं मिला एंटीबायोटिक से, तब हम उसको करते हैं। और यदि मान के सीधा ही आ गया हमारे पास, तो कितना टाइम होता हुआ इस तरीके से, उसको इस तरीके से 12 हफ्ते हो गए, 12 वीक्स विद पेन। तो ये अगर पेन डी पेशेंट ही बता रहे कि 12 सप्ताह से पेन हो रहा था, तो इसलिए जब स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन हो जाना था तो इतनी देर में हो जाना चाहिए था। मतलब हकीकत में तो इसलिए पता चल रहा है कि इस तरीके से रिजोल्यूशन नहीं होने वाला उसको। तो इसलिए क्या करते हैं, उसमें मेरिंगोटमी करते हैं। मेरिंगोटमी किस क्वाड्रेंट में की जाती है ये पता होना चाहिए। तो पोस्टीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट। और कैसा इंसिजन दे देते हैं? कर्विनाल इंसिजन देते हैं, मैं कर्व वाला इंसिजन देते हैं इस तरीके से। ये इस प्रकार हमारा सिस्टम चलता है कि इसका हमारे इस तरीके से एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का एक कंडीशन मैं और लिख सकता चाहता हूँ इस तरीके से। अगले पन्ने पे लिखेंगे उसको, उसका नाम मतलब वो एक्यूट नॉन सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया या फिर केस है इस तरीके से। चल ठीक है, सीरियल ओटाइटिस मीडिया नहीं है उसका नाम है इस तरीके से नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया। ये ASOM के जैसा ही रहता है। ये जानना का एक्यूट एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया, मतलब नेक्रोटाइजिंग नेक्रोटाइज ओटाइटिस मीडिया में 10 दो चीज़ याद रखने की। तो सेम क्या कहता है ASOM जैसा रहता है, पर 2 पॉइंट आपको अलग याद रखने। एक तो क्या है कि ये न्यूमोनिया वाले से नहीं होता, बैक्टीरिया से। मैं कहते हैं बीटा हीमोलाइटिक वो रहते हैं इस तरीके से। बीटा हिमोलाइटिक में कौन से आते हैं हमारे इस तरीके से? स्टेप्टोकोकस आता है इधर में, स्टेप्टोकोकस आता है। तो स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं इस तरीके से, स्टेफाइलोकोकस और ये स्टेप्टोकोकस पायरोजन, ये इस तरीके से इसमें आते हैं। और उसके अलावा क्या होता है इसमें, क्या कहते हैं, परफोरेशन होता है। जैसे ज़्यादातर तो हमको बीच में ही हो रहा था इस तरीके से, वो ज़्यादातर मतलब किसी भी कॉर्डिनेट में हो बीच में होता है। इसमें क्या ध्यान रखना, परफोरेशन किस में होता है इस तरीके से? मार्जिनल लेवल पे होता है। ये
तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं इस तरीके से परफोरेशन मार्जिनल लेवल बीटा हेमोलाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसका रोल रहता है किसमें, नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया में। तो अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम है इस तरीके से हमारा क्या कहते हैं, सीरस ओटाइटिस मीडिया। सीरियस ओटाइटिस मीडिया एक तरीके से जब मैंने ड्यूरेशन नहीं बता सकता तो उसका जो एक तरीके से एक्यूट और क्रॉनिक में क्या अंतर है, तो एक्यूट में बता दूँ जो 4 वीक से कम का ड्यूरेशन होता है, तो मैं उसमें बताना भूल गया। तो ये थे लेस देन 4 वीक्स तक रहता है ये। तो ये करके 12 साल से हो रहा है, तो एक तरीके से ये डिजीज का ड्यूरेशन है। सीरियस ओटाइटिस मीडिया में बात करके चले एक तरीके से जो पता होना चाहिए आपको, ये एक तरीके से उसमें खाली बस एसिडेट फ्लूइड का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, उसमें जो एक्यूमुलेशन होता है इस तरीके से वो इस तरीके से नॉर्मल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है। सलाइन का जो ट्रांसफ्लूइड होता है इसमें खाली बस पस ही पस आ जाती है, इसमें कोई बैक्टीरिया या कुछ भी नहीं होता है, तो प्रोटीन पार्टिकल जो होते हैं उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो प्रत्येक की तरह इस बार कोर्स की बात करेंगे। हमारा सिस्टम सेम रहता है इस तरीके से, यदि आप मेरी तरह याद करेंगे तो चीज़ें काफ़ी आसान याद होंगी। एक तरीके से सबसे पहले जब भी आप कोई डिजीज़ पढ़ें तो एक तरीके से आपको रेफरेंस पता होना चाहिए इसके बारे में कि एक तरीके से क्या बात हो रही है, नाम से रेफरेंस पता लगना चाहिए, नाम समझ में आना चाहिए मेन तो। फिर आपको उसका कॉज पता होना चाहिए, ठीक है। फिर कॉज में क्या क्लिनिकल सिम्टम आ रहे हैं वो पता होने चाहिए, यदि स्टेज हैं उसकी तो स्टेज पता होनी चाहिए, कौन कौन सी स्टेज है क्या कैसे। फिर आपको पता होना चाहिए उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, जिसमें मैंने जैसे डायग्नोसिस में लाया हेडेक तो डाल के नहीं लिखा, ताकि पता लग जाती है कि तरीके से कि उसमें कार्टिवियल अपीयरेंस मिल रही है, उसमें रिट्रेशन मिल रहा है, उसमें बल्ज मिल रहा है, उसमें परफोरेशन मिल रहा है। खाली बस नॉर्मल ऑटोस्कोपी तो रहती है कोई ना कोई ईएनटी के आदमी के पास, तो वो देख के पता लगा सकता है। तो इस प्रकार आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे ये, और उसके अलावा जो लास्ट स्टेज आ जाती है उसमें आप उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट में आपको कौन कौन सी दवाई दे रहे हैं, किस किस ड्यूरेशन के लिए दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डोज वगैरह याद रखें नहीं रखें, क्योंकि ज़्यादातर टैबलेट ही देनी होती है, तो उसमें टैबलेट जितनी डोज की होगी तो उसी डोज में लिखा, क्योंकि आप वैसे एक मतलब जैसे कि मान की तरह 10 मिलीग्राम की टैबलेट है हकीकत में, और आपने कह दिया कि 7.5 मिलीग्राम हो जाता है, तो 3/4 काट के तो लेगा नहीं पेशेंट। तो उसमें बस टैबलेट वगैरह याद नहीं है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है कितना ड्यूरेशन रहता है, कितने एक दिन में कितनी डोज देनी है उसको, ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार आप का एक अफेक्टिव एक से ट्रीटमेंट कर पाएंगे पेशेंट का ये। तो कॉज में बात करके चले, कॉज में सबसे पहली चीज़ आती है तरीके से हम प्रत्येक एज के हिसाब से बात करेंगे। यदि आदमी चाइल्ड है, मान के चाइल्ड में एडिनोइड हो सकते हैं, तो चाइल्ड में क्या होता है हमारा एडिनोइड हाइपरट्रॉफी हो जाता है, एडिनोइड हाइपरट्रॉफी। यदि क्या है कि जुवेनाइल एज ग्रुप का है, जुवेनाइल एज ग्रुप का आदमी है, तो उसमें एक तरीके से क्या मिलता है हमको नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा। अडल्ट है तो क्या मिलेगा इस तरीके से भाई जुवेनाइल नेज़ोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, और यदि इस तरीके से अडल्ट है तो क्या मिलेगा नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखा। ये वाला कैसा रहेगा एडिनोइड हाइपरट्रॉफी बायलेटरल इम्पैक्ट रहेगा इसका, और इसका कैसा रहेगा इन दोनों का यूनिलेटरल रहेगा। ठीक है, जुवेनाइल इसके जुवेनाइल एनजीओ फाइब्रोमा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बातचीत करेंगे तब करेंगे फाइब्रोमा। और एक का दूसरा केस आता है जुवेनाइल कीजन, यदि अडल्ट है तो नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा। इसमें मेन पैथोलॉजी क्या होती है, पैथोलॉजी पता नहीं चलती, प्रैक्टिकली एक्सपर्ट बात कर रहे हैं। पैथोलॉजी सबसे लंबा चीज़ रहती है, हमने काफ़ी फोकस किया पैथोलॉजी पे, क्यों क्योंकि आपको यदि चीज़ ये कि पैथोलॉजी समझ में आएगी तो आप खाली उसे क्लिनिकल सिम्टम भी लगा सकते हैं, आप उसका हिसाब लगा सकते हैं क्या क्या चीज़ बिगड़ा सकते, डायग्नोसिस भी लिख सकते हैं उसका। तो पैथोलॉजी में क्या होता है एक तरीके से, उसमें हमारा जो एब एक तरीके से उसमें जो स्टेज शुरुआत है सीधे ट्यूबल ब्लॉकेज हो गया, एक तरीके से ट्यूबल ब्लॉकेज हो जाता है, कोई भी नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा या कुछ भी हो गया इस तरीके से ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो इससे क्या हो गया ट्यूबल ब्लॉक क्रिएट हो गया। ट्यूबल ब्लॉक होने से क्या हो गया हमारा एक तरीके से टिम्पेनिक मेमोरी रप्चर हो जाए, टिम्पेनिक मेमोरी रिट्रैक्टेड हो जाएगी, रिट्रैक्टेड
टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, रिटेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो जाएगी। फिर उससे क्या होगा, हमने वो पुरानी स्टेज चल रही है तरीके से, उसमें क्या होगा, हमारा इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेशन के कारण क्या होगा, हमारा फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा इस तरीके से। फ्लूइड इन किसमें, मिडल ईयर में हो जाएगा फ्लूइड एक्यूमुलेशन। ये तो इतना ही स्टेज रहती है, फ्लूइड मिडल ईयर में हमको देखने को मिलता है। ये इसमें क्या देखने को मिलेगा को, फीवर और पेन है वो नहीं देखने को मिलेगा, ना के बराबर देखने को मिलेगा। पेन हो सकता है थोड़ा बहुत देखने को मिल जाए, लेकिन आपको नो ही ध्यान रखना। तो नो फीवर और पेन देखने को मिलेगा, उसे खाली क्या मिलेगा इस तरीके से, कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा। ये क्या देखने को मिल रहा है इस तरीके से, उसको फीवर और पेन देखने को नहीं मिल रहा है, उसको ये देखने को मिल रहा है। ये फ्लूइड इन मिडल ईयर के कारण सीरियस ओटाइटिस मीडिया डेवलप हो गया, जिसके कारण का क्लिनिकल फीचर क्या डेवलप होंगे, क्लिनिकल फीचर के नाम पे बोले तो एक तरीके से कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होगा, और कहते हैं विद नो फीवर एंड पेन। ये हमारे लेवल देख सकते हैं, उसमें ज़्यादातर केस में नहीं दिखेगा। बट ज़्यादातर ये ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या कि इतनी पेशेंट खुद नहीं आता, उसके रिलेटिव लाते हैं कि भैया ये बच्चा है, ज़्यादा से एडिनोड वाले सिस्टम में बच्चे हुआ होता है। तो ये कि एक तरीके से इसको बच्चा है, ये तरीके सुनता ही नहीं, किसी भी कुछ भी बोलते हैं जरा ऐसा लगता है इसका ध्यान ही नहीं है वहीं पे। अब इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं कि साइकेट्रिक कारण भी होते हैं काफ़ी सारे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो और कुछ भी हो। लेकिन ये कि वो हकीकत में बचपन से नहीं करेगा, मतलब बीच में एक तरीके से सुनना बंद कर दिया, कुछ हो गया एक तरीके से, तब हो सकता है एक तरीके से देखिए तक है। ये एग्जामिनेशन यदि हम करेंगे इस तरीके से ऑटोस्कोपी की टेम्पेरिंग में पे, तो क्या फंडिंग मिलेंगे, तो इस तरीके से एयर बबल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। एयर बबल्स होते हैं इस तरीके से, वो देखने को मिल सकते हैं इस तरीके से हमको। उसके अलावा क्या मिलेगी, तेरे डल मिलेगी टेम्पेरिंग में डलनेस देखने को मिलेगी। एयर बबल्स है, रिट्रेक्शन तो मैंने बताया था। और उसके अलावा क्या मिलेगा इस तरीके से, क्रिसेंट साइन मिलेगा, एयर फ्लूइड लेवल देखने को मिलेगा। इसे ध्यान रखा, इसको ध्यान रखा, क्रिसेंट साइन किसमें क्या होता है, एयर फ्लूइड लेवल। ये क्रिसेंट साइन का लक्षण रहता है हमारा किसमें, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन देखना होता है एयर फ्लूइड लेवल के कारण। ठीक है, इस पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो ये नहीं है, इसकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टिम्पेनोमेट्री है, वो इस तरीके से डायग्नोस्टिक अप्रोच रहती है इस तरीके से। इसकी इस तरीके से हमारे इस तरीके से किसकी, सीरियस ओटाइटिस मीडिया की। भाई इसे कंफर्म करने का काम इस तरीके उसी से करते हैं इस तरीके से। ये चीज़ ध्यान रखना, डायग्नोसिस हॉलमार्क को बोले तो ये एक तरीके से ये क्या है, क्रिसेंट डायग्नोस्टिक हॉलमार्क बोले तो ये तरीके क्रिसेंट साइन है। टेस्ट के नाम पर रैनी ब्रेवर एब्सोल्यूट वोकरनेस ये तो करेंगे ही करेंगे, ही तो हमेशा होते हैं। फिर उसके अलावा जो चीज़ आती है वो इस तरीके से आती है हमारे इस तरीके से, जो हमारा मेन जो कहते हैं कन्फर्मेशन के लिए जो करते हैं इस तरीके से, वो करते हैं तरीके से ऑडियोमेट्री के द्वारा। ऑडियोमेट्री में क्या देखने को मिलता है हमको, वो मिलता है हमको टाइप वी, टाइप बी टाइप। टाइप बी मैंने बताया था, किसमें बताया था, टाइप बी मैंने बताया था इस तरीके से। मैं ऑडियोमेट्री में चल रहा था, कौन कौन सी स्टेज बताई थी ना, ए एस बताए थे, ए बताई थी, ए डी बताई थी, और क्या बताई थी, सी बताई थी। तो ये टाइप बी है। अब समझिए होगा क्या है क्या नहीं है, कहाँ याद आ गया। यदि याद नहीं आया तो पढ़ें आप, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ये तो इस प्रकार हमारा क्या होगा, ऑडियोमेट्री से हमने डायग्नोसिस कर लिया। ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, उसमें ये चीज़ है एंटीबायोटिक में लिख देना, एंटीबायोटिक तो हम देंगे नहीं, वो नॉर्मल केस में क्या था, तो इसमें एंटीबायोटिक तो देंगे नहीं हम। तो इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे इस तरीके से 3 महीने तक क्या करेंगे, वेट करेंगे। मतलब 3 महीने तक वेट किया जाता है, मतलब जैसे स्पॉन्टेनियस दिया जाता है ना, जैसे कुछ वेट किया जाता है, उसमें 10 दिन तक वेट कर रहे थे। तो ये ना, मैं तो एंटीबायोटिक के संग 10 दिन तक वेट कर रहे थे, सर्जरी के इंटरवेंशन 3 महीने तक नहीं करेंगे, 3 मंथ वेट।
और 3 महीने तक क्यों वेट किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। 3 महीने तक इसलिए वेट किया जाता है हमको कि एक तरीके से, क्योंकि ये क्या ऐसी कंडीशन नहीं जिसमें कि बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था वो आगे चल के और कुछ भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए 10 दिन में यदि इसको इफेक्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंस है। यदि हम एक तरीके से उसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो इस तरीके से बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह तो बढ़ती चली जाएगी ना, वो एक तरीके से इन्फेक्ट करने लग जाएगा, परफोरेशन अपनी तरफ से परफोरेशन कर देगा एक तरीके से हमारे करने से पहले। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ इसमें देखने को मिला थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, इसमें तो रिटार्टेड टेम्परिंग में रिटार्टेड यही है समय, वो एक तरीके से परफोरेशन या बल्जिंग तो हुई नहीं इसमें। ऊपर से क्या है, खाली फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है, उसको एक तरीके से कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो वो एक तरीके से और जो कॉम्प्लिकेशन हुआ है वो एक तरीके से क्रिएट नहीं कर सकता। ये चीज़ है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए इसके बारे में। ये तो 3 महीने तक वेट करेंगे तो नॉर्मल ट्रीटमेंट के नाम पे क्या दे सकते हैं, लेजल डीकंजेस्टेड दे सकते हैं उनको, उसको डीकंजेस्टेड दे सकते हैं, नेजल डीकंजेस्टेड दे सकते हैं, ताकि और उसके अलावा क्या है, वल्सावा मनूवर जो होता है उसकी टेस्ट, वल्सावा मनूवर करने को कह सकते हैं उसको, वल्सावा मनूवर करने के लिए कह सकते हैं। और क्या करने कहेंगे, इतनी नेजल डीकंजेस्टेड देंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा इस तरीके से, वो रहेगा मिरिंगोटमी करेंगे इसमें भी। पर मिरिंगोटमी के संग ध्यान रखना, फिर उसके संग फिर ग्रोमेट इंसर्शन करेंगे। एक ग्रोमेट इंसर्शन क्या होता है, मतलब ग्रोमेट क्या होता है, एक तरीके से ट्यूब होती है जो कि डाली जाती है, क्योंकि उसमें तो खाली बल्जिंग आउट हो रहा था, एक तरीके से फ्लूइड अपने आप तरीके से निकल जा रहा था। इसमें अपनी तरफ से तो निकलेगा नहीं फ्लूइड, हमें अपनी तरफ से जो लगा के निकालना पड़ेगा। वो रिट्रैक्शन हो रखा, फ्लूइड ज़्यादा है नहीं है, लेकिन उल्टी टिम्पेरी में अंदर की तरफ घुसी हुई है, तो इसलिए फ्लूइड है वो इतनी आसानी से निकलेगा नहीं। इसलिए क्या करेगा इसमें, पहली बात तो हम कैसा इंसिजन देते हैं, एक तरीके से मेरिंगोटमी में रेडिकल इंसिजन देते हैं, रेडिकल इंसिजन देते हैं। और उसके अलावा जो ग्रोमेट है उसको इंसिजन करते हैं। इस तरीके से ग्रोमेट क्या होता है, हमारा वेंटिलेटिंग ट्यूब होती है, क्या होते हैं, वेंटिलेटिंग ट्यूब होती है, जो कि क्या करती है, इस तरीके से इसको ड्राई रखने का काम करती है, हमारे ईयर को सारे जो पानी है वो हमारा इस तरीके से निकाल देती है। तो इस प्रकार हमारा सीजन होता है, रेडिकल सीजन खा देते हैं। देखिए ये चीज़ ध्यान रखना, तो वो पिछला पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट है, तो इसलिए क्या ऐसा क्वाड्रेंट रहता है हमारा एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट। तो एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में हम इंसिजन देते हैं। तो इस प्रकार हमारे स्वास्थ्य में काम बढ़ता है किसका, हमारे सीरियस ओटाइटिस मीडिया और इस तरीके से एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का।